हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, यहाँ हम लोग एमडीसी करने वाले हैं और इससे पहले हमने 5 क्लास किया हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ से आपको PDF स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। तो आज हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं। एमडीसी ये इकोनॉमिक्स का पेपर है और ये छठा क्लास है। इससे पहले मैंने बताया आपको 5 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड टॉपिक्स। ये पहला वीडियो है थ्योरी ऑफ डिमांड के लिए। इसके अलावा भी हम लोग दूसरी वीडियो जल्द ही लेकर के आने वाले हैं, तो चैनल के साथ आप बने रहिएगा। और कंटेंट जो भी है वो आपको तो हम शेयर कर ही रहे हैं। मैंने कहा PDF स्टडी मटेरियल भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जो है वो वीडियो को शेयर करिए। यहाँ पर हम लोग चूंकि देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि मांग का सिद्धांत। तो मांग के सिद्धांत में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर मांग है क्या, डिमांड कहते किसको हैं। यहाँ पर हम लोग वो दहेज वाला डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तुओं की मांग की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साधनों की मांग की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करेंगे, वस्तुओं की मांग का। चूंकि साधनों का भी मांग होता है, जिसे उत्पादन का साधन कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब की डिमांड की हम बात नहीं कर रहे हैं, वस्तुओं की मांग की बात करेंगे। सो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मांग है क्या, यानी कि डिमांड कहते किसको हैं। तो कह रहे हैं कि किसी वस्तु की वह मात्रा। देखिए, वस्तु को जब भी हम लोग खरीदने जाते हैं तो ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी वस्तु लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो मांग को यहाँ पर हमेशा से मात्रा के साथ जोड़ करके देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो गुणवत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक बात कर रहे हैं। तो किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय तथा दिए हुए कीमत पर खरीद सकता है उसे मांग कहते हैं। देखिए, खरीद सकता है यानी कि कंज्यूमर या फिर उपभोक्ता की इतनी एबिलिटी तो है या फिर इतना उसके पास क्रय क्षमता है कि उस वस्तु को एक निश्चित मात्रा में खरीद सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि समय को भी यहाँ पर निश्चित मान लिया जाता है, क्योंकि समय जो है ना मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हम लोग आगे देखने वाले भी हैं कि मांग किस प्रकार से कम या ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो इंपोर्टेंट बात आया वो ये कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय तथा दिए हुए कीमत पर खरीद सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मांग कहेंगे या फिर डिमांड कहेंगे। यहाँ पर देखिए, बेनहम की परिभाषा को आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब किन्हीं अर्थशास्त्री का परिभाषा लिखते हैं ना तो एक अलग ही इंपैक्ट होता है आपकी आंसर राइटिंग पर। तो परिभाषा आप जरूर लिखिएगा। और चूंकि परिभाषा में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, हूबहू आपको लिखना होता है। सो यहाँ पर देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरुआत किया गया है और इसको हम लोग फिनिश भी करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने किस तरीके से मांग को परिभाषित किया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी दिए हुए मूल्य पर, है ना, किसी दिए हुए मूल्य पर, यानी कि मूल्य पता है कि वस्तु का मूल्य कितना है। तो किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उसे मूल्य पर, किस मूल्य पर भाई, यहाँ पर चूंकि तो मूल्य दिया हुआ है तो उसी मूल्य पर उसे किसी विशेष समय में खरीदी अगर जाएगी तो यहाँ पर उसे वो मांग कह रहे हैं। मतलब ये सेम डेफिनेशन है जैसा कि मैंने आपको ऊपर शुरुआत में बताया, लेकिन ये चूंकि बेनहम के अनुसार हमने बताया है, इनके लाइन में थोड़ा सा बदलाव क्या है कि इन्होंने सबसे पहले मूल्य को रखा हुआ है, जबकि हमने अपने परिभाषा में सबसे पहले मात्रा को स्थान दिया था। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे जिक्र करते हैं कि उस मूल्य पर हम लोग, है ना, किसी विशेष समय में खरीदी जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी ये टाइम को जो है इंपोर्टेंट एलिमेंट के तौर पर शामिल करते हैं। अब देखिए, एक और परिभाषा हमने यहाँ पर शामिल किया है जो कि है सैमुअल्सन की परिभाषा। प्रोफेसर सैमुअल्सन जो है वो विकास संबंधी विचार जो है वो देते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मांग के ऊपर भी जो है अपना विचार व्यक्त किया है। देखिए किस तरीके से ये परिभाषित करते हैं मांग को। सैमुअल्सन कहते हैं कि वस्तु की इच्छा होने पर, किसी वस्तु के प्रति पहले क्या होना चाहिए, इच्छा। मांग होने ऐसे सीधे नहीं हो जाता है कि हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपके मन में किसी वस्तु के प्रति इच्छा आना चाहिए। अब जब ये इच्छा हो गया आपके मन में, तो उस वस्तु को पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए, यानी कि परचेजिंग पावर या फिर क्रय क्षमता होना चाहिए। उसके अलावा क्या, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा भी बहुत सारा है तो आप डिमांड कर लेंगे, नहीं। इकोनॉमिक्स कहता है कि सिर्फ आपके पास साधन होने से या फिर आपके पास इनकम होने से भी आप डिमांड नहीं कर पाते हैं, जब तक कि उस साधन को आप खर्च करने के लिए इच्छुक नहीं है।
क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसा या फिर कह सकते हैं कि उनकी आमदनी ज्यादा होती है, लेकिन वो अगर उनके नेचर या फिर उनका स्वभाव देखे तो एकदम कंजूस होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर मांग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वस्तु के प्रति क्या होना चाहिए? इच्छा। उसके बाद क्या होना चाहिए? आपके पास साधन होना चाहिए, यानी कि खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पैसा हो गया तो आप डिमांड कर लेंगे, उस साधन को खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। और क्या? एक निश्चित मूल्य आपको मालूम होना चाहिए कि वो वस्तु कितने में मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप जो है करोड़ों की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं और आपके पास 1000 रुपए भी नहीं है, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि वस्तु कितने में मिल रहा है और एक निश्चित समय पर ही मांग उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने कहा समय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है मांग को प्रभावित करने के लिए, जिस पर हमने अभी जो है वो बात करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो ऊपर में डेफिनेशन आपको मैंने दिखाया सैमुअल्सन का, उसी आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मांग होने के लिए इन 5 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से 5 कारक हैं देख लीजिए। सबसे पहला कारक क्या है कि किसी वस्तु के प्रति आपकी इच्छा होना बहुत जरूरी है, पहला कारक। दूसरा क्या निकला कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए, या फिर क्रय शक्ति होना चाहिए, या फिर क्रय क्षमता होना चाहिए, या फिर कह लीजिए कि परचेजिंग पावर होना चाहिए। तो ये दूसरी यहाँ पर जो है कारक हो गया। तीसरा कारक क्या है कि आपने इच्छा भी तो कर लिया, साधन भी आपके पास है मान लीजिए, लेकिन साधन को खर्च करने की भी इच्छा होना चाहिए, जैसा कि ऊपर सैमुअल्सन के डेफिनेशन में दिखा आपको। और उसके अलावा क्या? साधन तो आपने खर्च करने की इच्छा जाहिर कर दिया कि भैया आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उस वस्तु का मूल्य भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस वस्तु का मूल्य कितना है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास जो है वो 100 रुपया है और 100 रुपया आप खर्च तो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा चल रही है कि नहीं हम करोड़ों की वस्तुएं खरीदेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वस्तु कितने रुपए का है और उतने रुपए क्या आप खर्च करने के लिए तैयार हैं या नहीं। सबसे आखिरी में देखिए कौन सा कारक है, कह रहे हैं कि एक निश्चित समय होना। देखिए समय एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम लोग बार बार कहते हैं कि समय जो है ना मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। हम लोग देखेंगे कि अनुकूल समय कब होता है किसी वस्तु को मांग करने के लिए, प्रतिकूल समय क्या होता है किसी वस्तु के मांग को न करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है वो 5 आपको तत्व दिखाया कि सबसे पहले वस्तु की इच्छा होना चाहिए, फिर इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? साधन। और साधन को खर्च करने के लिए जो है ना आपके मन में इच्छा होना चाहिए कि हाँ हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। फिर आपके पास ये जानकारी होना चाहिए कि कौन सी वस्तु कितने रुपए में मिल रही है, खास करके उस वस्तु के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए जो वस्तु के प्रति आपने इच्छा जो है वो जाहिर किया है। और फिर क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित समय पर ही मांग होगा। मूल्य जो है ना यहाँ पर जो मांग है ना वो समय के हिसाब से भी प्रभावित होता है, आगे हम लोग देखेंगे अभी। अब देखते हैं कि मांग के जो है ना कितने सारे जो है वो प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 स्तरों पर हम लोग बात करेंगे, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक जो है वो सामूहिक स्तर पर, जिसको आप समूह तो नहीं कह सकते बट हाँ जोड़ करके उसको जो कि देखा जाता है तो आप उसको बाजार मांग कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? व्यक्तिगत मांग, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड जिसको कहा जाता है। यहाँ पर ये व्यक्तिगत मांग में क्या फर्क है ना, और बाजार मांग और जो है व्यक्तिगत मांग कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि किसी वस्तु की वह मात्रा, फिर से वैसा ही डेफिनेशन है जैसा मैंने मांग के लिए लिया हुआ था, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा जुड़ा? व्यक्तिगत मांग। तो कह रहे हैं कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय तथा एक निश्चित मूल्य पर एक उपभोक्ता द्वारा, कितने उपभोक्ता की बात कर रहे हैं? केवल हम एक उपभोक्ता के द्वारा यहाँ पर खरीदने की तत्परता को जाहिर किया जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग। यानी कि मांग तो किया जा रहा है लेकिन कितने उपभोक्ता द्वारा? केवल और केवल एक। तो यहाँ पर केवल मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हैं कि ये वस्तु कितने रुपए का है मुझे मालूम है, कौन सी वस्तु खरीदना है मुझे मालूम है, कितनी मात्रा में खरीदना है ये भी मुझे मालूम है, और किस समय पर खरीदना है ये भी मुझे मालूम है। तो यहाँ पर आप कह लीजिए कि हम व्यक्तिगत मांग की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने केवल एक व्यक्ति के बारे में बात किया है, सबके बारे में नहीं। यहाँ पर देखिए उदाहरण से आप कैसे समझ सकते हैं इस चीज को। यहाँ पर जो है वो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है दिनेश, और वो जो है मार्केट जाते हैं या फिर वो इच्छा जाहिर करते हैं किस तरीके से कि दिनेश जो है ना 40 किलो जो है वो सेब खरीदना पसंद कर रहे हैं। वो कितने रुपए के हिसाब से? 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। हालांकि अभी तो महंगाई का जमाना है, ये उदाहरण केवल है कि यहाँ पर 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो वो दिनेश कितना खरीदना चाहता है? तो 40 केजी खरीदना चाहता है।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रति केजी के हिसाब से मूल्य लिखा गया है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से वो दिनेश खरीद पाने में जो वो अपनी तत्परता दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि ये व्यक्तिगत मांग है, क्योंकि उपभोक्ता केवल कितना है, एक, जिनका नाम क्या है, दिनेश। खरीदना कितना चाहता है, 40 केजी, यानी कि मात्रा को भी दिखा दिया। कितने मूल्य पर खरीदना चाहता है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो खरीदना पसंद कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है, अगर आप इसका टेबल और डायग्राम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर कहीं जाहिर ऐसा किया जाता है क्वेश्चन में, तब आप इसको जरूर मेंशन करिए कि व्यक्तिगत मांग की तालिका कैसे बनेगा और किस तरीके से आप तालिका से डायग्राम बनाएंगे, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख देना है ऊपर में कि व्यक्तिगत मांग की तालिका किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं की एक सूची है। जो तालिका बनता है ना, वो क्या है, एक सूची है, एक लिस्ट है समझिए, तो जिसे एक उपभोक्ता द्वारा, चूंकि हम व्यक्तिगत मांग की बात कर रहे हैं, तो एक उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय में बाजार में विभिन्न कीमतों पर खरीदा जाता है। अब यहाँ पर मैंने विभिन्न कीमत क्यों लिया है, क्योंकि एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसका प्राइस भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो मूल्य की हम लोग बात करते हैं ये डिपेंड करता है, ये मार्केट फोर्सेस, जब हम लोग मार्केट वाले चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मूल्य जो है कैसे प्रभावित होता है बाजार के अंदर। यहाँ पर फिलहाल आप मान करके चलिए कि कीमत हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि सेब का मूल्य लिया गया है प्रति इकाई के हिसाब से, और यहाँ पर जो है रुपए में हमने लिया है, जो है अगर अमेरिका की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर अमेरिकी डॉलर लिया जाएगा, यहाँ पर हम लोग भारत में है तो भारतीय रुपए के हिसाब से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। देखिए प्रति केजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, फिर प्रति इकाई के हिसाब से, यानी कि 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अगर सेव मिल रहा है तो सेव की मांग की मात्रा यहाँ पर दिनेश कितना करेगा, 60 केजी, है ना, मतलब 60 इकाई खरीदना पसंद करेगा। कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितना खरीदना पसंद कर रहा है, 60 केजी खरीदेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देख लीजिए 10 रुपए से मूल्य बढ़कर के, है ना, 10 रुपए जो प्रति केजी मूल्य था, अब वो बढ़कर के अगर 15 रुपए प्रति केजी हो जाए तो दिनेश यहाँ पर जो है ना 40 केजी खरीदना पसंद कर रहा है। कितना, 40 केजी 15 रुपए के हिसाब से। लेकिन अगर 20 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि 20 रुपए प्रति केजी अगर जो है वो उसको मिल रहा है सेव, तो कितना खरीदना पसंद करेगा, यहाँ पर 20 केजी, मात्र 20 केजी। देखिए हो क्या रहा है, जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, दिनेश ने अपनी जो है ना जाहिर किया इच्छा कि नहीं भाई, चूंकि कीमत बढ़ चुका है तो पहले की अपेक्षा उसने मांग अपना कम कर दिया। ऐसा ही तो हम लोग करते हैं, जैसे ही उस वस्तु को यहाँ पर फिर से देखा कि महंगा हो चुका है ना, प्रति इकाई के हिसाब से, तो फिर से दिनेश ने क्या किया, अपनी मांग को घटा लिया है। तो इसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि ऐसा तो जनरली सबको ही करता है आम जीवन में, है ना। और इसी को दरअसल हम लोग आगे समझेंगे कि यही है मांग का नियम, यानी कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाता है मांग घटते जाती है। ये हम सब लोग करते हैं सामान्य रूप से। अब यहाँ पर देखिए जो टेबल में आपने डेटा देखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको डायग्राम भी तैयार करना है। डायग्राम आपका कैसा बनना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और इधर क्या है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साइड में क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रहेगा सेव की मांग की मात्रा, यानी कि जिस वस्तु की आप मांग कर रहे हैं उसकी मांग की मात्रा कहाँ लिखा जाएगा, एक्स अक्ष पर। फिर से सुनिए, मांग की मात्रा कहाँ रहेगा, एक्स अक्ष पर, लेकिन मूल्य, वस्तु का जो मूल्य है ये कहाँ पर रहेगा, वाई अक्ष पर रहेगा। प्राइस हम लोग वाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं। अब ऐसा कोई विवाद है क्या, तो बिल्कुल अल्फ्रेड मार्शल ऐसा करते हैं कि उन्होंने जो वो मांग की मात्रा को एक्स अक्ष पर रख दिया था और मूल्य को वाई अक्ष पर, और तब से हम लोग जो है उसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं, सो एक्स अक्ष पर आपने चूंकि मात्रा को डिनोट किया है तो 0 से लेकर के यहाँ पर 20 से आपका कितना 40 से 60, फिर 80, 100 और भी आगे आप ले सकते हैं, या स्केल है। तो 20, 40, 60, 80 जो दिखाया गया है, ये अंतर जो है ना 0 से यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 0 से 20 के बीच में अंतर जो होगा वही अंतर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक बार यहाँ पर कितने का अंतर है, 20-20 का, इसलिए स्पेस भी आपको सेम टू सेम लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मूल्य जो है ना ऐसा लग रहा है कि 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, यानी कि गैप लग रहा है 5-5 का। तो यहाँ पर 0 के बाद इधर ले लीजिए वाई एक्सिस पर 5, 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे ही करते चले जाइए। अब यहाँ पर जो टेबल है उसके हिसाब से ही आपको काम करने हैं। मूल्य हमने कहाँ कहा, वाई अक्ष पर, मात्रा कहाँ बोला मैंने, एक्स अक्ष पर रखना है।
अब देखिए, जब 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सेव मिल रहा था, तो दिनेश जो है कितना डिमांड करने की कोशिश कर रहा है, 60 केजी। तो यहां पर देखिए कैसे मिलाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखिए 20 रुपए के हिसाब से यहां पर मिलाया गया है पहला, सॉरी 10 रुपए ना, यहां पर हाँ 10 रुपए पहले है, 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितना 60 केजी। तो 10 रुपए यहां पर है वाई एक्स पर, 10 रुपए ये है आपका, कितना खरीदेगा 60 केजी खरीदेगा, 60 पर ला करके मिला दीजिए। उसके बाद क्या हुआ है, दाम बढ़ करके हो गया 15 रुपए, 15 रुपए ये देखिए है ना, 10 ये है तो 15 ऊपर होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जैसे ही जो है 10 रुपए से बढ़ करके 15 रुपए कीमत हो जाता है, तो मांग की मात्रा 60 से घट करके कितना रह जाता है 40। तो देखिए मांग की मात्रा पहले कितना था 60, अब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, देखिए है ना। फिर इसी तरीके से जैसे ही मूल्य फिर से 15 रुपए से बढ़कर के 20 रुपए प्रति इकाई हो जाता है, तो मूल्य को फिर से बढ़ा दीजिए। पहले यहां पर था मूल्य, अब यहां पर हो गया है, तो मूल्य जैसे ही बढ़ा, मांग की मात्रा फिर से देखिए घट गया है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि मूल्य बढ़ने से मांग की मात्रा घटा, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मूल्य घटने से मांग की मात्रा बढ़ा। जैसे अभी आप डिनोट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पहले का प्राइस अगर आप मान रहे हैं कि 15 रुपए है और बाद में 10 रुपए, तो एरो आप नीचे की तरफ इंडिकेट करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम पहले का प्राइस मान रहे हैं 10 और बाद में हो जाते हैं 15, तो आप ऊपर की तरफ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि बाजार मांग क्या होता है। व्यक्तिगत मांग तो समझ में आ गया कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित मूल्य पर एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदी जा सकने वाली मात्रा ही क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत मांग कहलाएगा। बाजार मांग क्या होता है, यहां पर ज्यादा ही आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड बिल्कुल ऐसा ही आपको कंफ्यूजन करने वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं मिलता है, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं सामूहिक मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड। तो उसके साथ जो है ना, इसको अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु की मांग की बात की जा रही है। लेकिन जो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामूहिक मांग की बात करते हैं, वहां पर बहुत सारी वस्तुओं की मांग की जो है बात की जाती है। यहां पर हम लोग कितनी वस्तु की मांग की बात करेंगे, केवल एक वस्तु। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय तथा निश्चित मूल्य पर कितने व्यक्तियों द्वारा, कह रहे हैं विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा, उपभोक्ता यहाँ पर बहुत सारे हो गए, जबकि इससे पहले हम लोग केवल देखे कि एक उपभोक्ता के द्वारा मांग किया जा रहा था, यहाँ पर उपभोक्ता बहुत सारे मिलेंगे, है ना। अब देखिए खरीदने की तत्परता सबकी है, जितने भी उपभोक्ता हैं सबको यहाँ पर खरीदना चाह रहे हैं, एक निश्चित समय पर, है ना, निश्चित मात्रा में कह लीजिए, और निश्चित मूल्य, सब कुछ पता है कितने रुपए में मिल रहा है, कब तक खरीदारी होना है, कितनी मात्रा में लेना है। उपभोक्ताओं को सबकी जानकारी, यार वो लोग बिल्कुल तैयार हैं खरीदने के लिए। तो सबकी अगर मांग को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही वस्तु की मांग हो रही है, कोई हो सकता है उपभोक्ता मान करके चलिए कि यहाँ पे दो उपभोक्ता है, एक का नाम है अनिल, सॉरी थोड़ा रुकना, यहां पर देखिए मान करके चलिए एक का नाम है अनिल और दूसरे का नाम है विनोद। अब यहां पर देखिए अनिल मान लीजिए कि चूंकि वस्तु एक ही है, अब यहां पर वस्तु को ले लेते हैं हम टमाटर। मान लीजिए कि टमाटर यहां पर अनिल जो है कितना परचेज करता है 20 यूनिट, यानी कि मान लीजिए 20 केजी। अब विनोद कितना परचेज करता है, मान लीजिए 10 यूनिट। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना दोनों के लिए कीमत क्या अलग अलग होगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रति केजी के हिसाब से दोनों जो है वो एक ही कीमत के आधार पर जो है वो खरीदारी करेंगे, जिसको जितना जरूरत है उतना हिसाब से खरीदेगा। अब यहाँ पर अनिल ने अगर 20 केजी खरीदा हुआ है, मान लीजिए कि 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितना खरीदा अनिल ने, 20 यहाँ पर केजी खरीदा है। विनोद ने कितना खरीदा 10 केजी, लेकिन कितने रुपए के हिसाब से इन्होंने खरीदा, वही कीमत जो अनिल ने खरीदा था 10 रुपए केजी के हिसाब से। तो यहाँ पर दोनों की मांग को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल अगर हम पूछें कि मार्केट के अंदर, एक बाजार के अंदर इस वस्तु की कितनी मांग हुई, तो यहाँ पर 30 इकाई कहा जाएगा। ध्यान से सुनिए फिर से क्या कह रहे हैं, वस्तु का जो ना मूल्य निश्चित है, समय निश्चित है, यहाँ पर कितनी मात्रा लेना है सभी उपभोक्ताओं को, सबकी मात्रा को हम जोड़ रहे हैं। तो मात्रा को हम लोग कब जोड़ सकते हैं, जब एक ही तरह की वस्तु की मांग बाजार के अंदर किया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर देखें तो बाजार में बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि हर जगह पर जब हम लोग वस्तु का जिक्र करते हैं या फिर बाजार का जिक्र करते हैं, तो हर एक वस्तुओं का बाजार अलग अलग होता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर
एक जो है वो मार्केट लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी साग सब्जियां मिल रही है, लेकिन सिर्फ डिमांड अगर टमाटर का हो रहा है या फिर कह लीजिए कि आलू वगैरह का भी हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि टमाटर की डिमांड कितना है, तो वो बाजार मांग कहलाएगा। फिर आलू के लिए देखना चाहें तो उसका अलग बाजार मांग बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कंफ्यूजन तो अब आगे नहीं होगा, क्योंकि सामूहिक मांग में ये कंफ्यूजन जनरली हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। अब देखिए उदाहरण से, उदाहरण यही चीज हम लेते हैं जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, सेम वैसा ही। दिनेश वहां पर केवल था, अब यहाँ पर दो व्यक्ति आ चुके हैं। देखिए, एक है दिनेश और दूसरे का नाम है सुमन, ये दो व्यक्ति हो गए। दो से अधिक भी आप ले सकते हैं, जितना आप लेना चाहिए ले सकते हैं, जनरली एक से तो अधिक ही लेंगे, तभी तो हम दिखा पाएंगे कि बाजार मांग कितना हो रहा है। तो दिनेश और सुमन क्या करते हैं, 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से क्या खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। और क्रमशः देखिए, दिनेश तो कितना खरीद रहे हैं, 40 किलो, और यहाँ पर सुमन के द्वारा कितना खरीदा जा रहा है, 20 किलो। तो कुल जो है ना यहाँ पर कितनी मात्रा खरीदा गया, तो इन दोनों का योग हम देखते हैं तो कितना हो चुका है, 60 इकाई हो चुका है, क्योंकि 40 केजी खरीदा है दिनेश ने और 20 केजी किसके द्वारा खरीदने की तत्परता है, सुमन के द्वारा। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60। यही है दरअसल बाजार मांग। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अब देखिए इसको टेबल से, तालिका में हम लोग कैसे समझेंगे इस चीज को। तालिका में यहाँ पर देख लीजिए, जो कि मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा, यानी कि बाजार मांग की तालिका। बाजार मांग की तालिका में हमेशा से आपको एक बात लिखना है कि बाजार मांग तालिका किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं, यहाँ पर चूंकि मात्रा अलग अलग होगा, दो व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं है कि समान रूप से ही खरीदे, जैसा जिनको जरूरत होगा, जैसा जिनके पास खरीदने की क्षमता होगी, उस हिसाब से ये खरीदारी करेंगे। तो विभिन्न मात्राओं की एक सूची है ना, क्योंकि अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जा रहा है, विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा लिया जा रहा है, और कितने समय पर, एक निश्चित समय में, समय निश्चित है। और बाजार में जो है ना इनके कीमत अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य प्रति इकाई के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो 10 रुपए जब प्रति केजी के हिसाब से मान लीजिए कि सेव मिल रहा है, तो दिनेश के द्वारा जो मांग की मात्रा है वो देख रहे हैं, यहाँ पर हमने Q1 से डिनोट किया हुआ है, जो कि पहले इसने जो है मात्रा कितना, इन्होंने मात्रा कितना खरीदा है, तो 60 इकाई। लेकिन सुमन उसी कीमत पर, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से ही कितना खरीदना पसंद कर रहे हैं, 30 केजी। तो हम कहेंगे कि 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जब वस्तु मिल रहा है, तो दिनेश ने खरीदा है जो यहाँ पर कितना, 60 इकाई, और सुमन ने कितना खरीदा है, 30 इकाई। तो दोनों की जो है ना मांग को यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु का एक निश्चित मूल्य पर मांग कर रहे हैं बाजार के अंदर। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 इकाई। तो यहाँ पर जो ये कहलाएगा, ये क्या है, बाजार मांग। चूंकि हमने Q1 डिनोट किया हुआ था दिनेश के द्वारा की गई मांग को, और Q2 डिनोट किया हुआ था सुमन के द्वारा की गई मांग को, तो दोनों मांग को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, दैट मीन्स कि Q1 और Q2 कर देंगे, तो यहाँ पर 90 इकाई हो चुका है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि 10 रुपए प्रति केजी की वजह से जो है, तो ये तो डिमांड हो रहा था, लेकिन अब वही वस्तु का कीमत 10 से बढ़कर अगर 15 रुपए यहाँ पर प्रति इकाई हो जाता है, तो देखिए दिनेश के द्वारा यहाँ पर मांग की मात्रा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पर ना 10 से बढ़कर के 15 हो चुका है ना। पहले 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा था, अब 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो जैसे ही दिनेश ने देखा कि ये वस्तु महंगी हो चुकी है, दिनेश ने जो है ना पहले के अपेक्षा उस वस्तु की मांग कम करना शुरू कर दिया है, और ये कितना डिमांड कर रहे हैं, तो 40 इकाई। अब यहाँ पर देखिए सुमन के द्वारा वही कीमत पर, यानी कि 15 रुपए कीमत पर कितना मांग किया जा रहा है, तो 20 यहाँ पर इकाई। तो दोनों की मांग को फिर से आप जोड़ सकते हैं, 40 और 20 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। यही क्या है, बाजार मांग। किस कीमत पर, 15 रुपए प्रति इकाई कीमत पर बाजार मांग कितना है, 60, क्योंकि दो उपभोक्ताओं द्वारा 40 और 20 इकाई करके डिमांड किया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर अगर फिर से ऐसा कुछ मान ले हम कि यहाँ पर कीमत बढ़कर के 15 से कितना हो चुका है, 20 रुपए प्रति केजी हो चुका है, 20 रुपए प्रति इकाई हो चुका है, तो दिनेश के द्वारा कितना मांग किया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए 20 इकाई, जबकि पहले कितना किया जा रहा था, 40। यहाँ पर घटा डिमांड, क्यों घटा दिया, क्योंकि फिर से यहाँ पर कह रहे हैं 15 रुपए पहले कीमत था, अब 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो कीमत तो बढ़ा ना। तो कीमत जैसे ही बढ़ता है, दिनेश ने अपनी मांग को क्या किया है, घटा दिया है। समझ आ गया होगा। इसी तरीके से सुमन के द्वारा भी जो मांग किया जाता है, पहले 20 इकाई, अब केवल मांग किया जाता है कितना, 10 इकाई या फिर 10 केजी, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मांग कितना हुआ, तो ये आपका सुमन के द्वारा 10 केजी और ये दिनेश के द्वारा 20, तो यहाँ पर टोटल हो चुका है
30 इकाई मांग, यानी कि ये है बाजार मांग। तो आपने क्या देखा, अलग अलग जो है ना मात्राओं की एक सूची है, ये मात्रा अलग है, ये मात्रा अलग है, या फिर आप कह लीजिए कि इन विभिन्न कीमतों पर बाजार मांग की मात्रा अलग अलग लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कीमत बढ़ रहा था, ये दोनों व्यक्ति जो है अपनी पहले की अपेक्षा मांग को घटा दे रहे थे महंगाई देखते हुए, है ना। अब यहाँ पर इसी चीज को अगर आप डायग्राम से दिखाना चाहें तो इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग है, लेकिन व्यक्तिगत मांग की तरह ही आपको काम करना है। सबसे पहले एक्स अक्ष पर क्या रखते हैं, मांग की मात्रा, वाई अक्ष पर क्या रखते हैं, वस्तु का मूल्य। तो देखिए मांग की मात्रा कहां रखा गया है, एक्स अक्ष के ऊपर, और वस्तु का मूल्य कहां रखा गया है, वाई अक्ष के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइस एक्सिस भी कहते हैं। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, मूल्य अक्ष, क्या बोल सकते हैं इसको आप, मूल्य अक्ष कह सकते हैं, ठीक है। वाई अक्ष को बोलते हैं मूल्य अक्ष। और चूंकि एक्स अक्ष पर क्या लिखते हैं, मांग की मात्रा, तो यहां पर आप इसको कहिए मात्रा अक्ष, क्या कहेंगे, मात्रा अक्ष कहेंगे। तो ये चीज तो हो गया क्लियर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिनेश के द्वारा मांग किया जा रहा था या फिर सुमन के द्वारा मांग किया जा रहा था, उन दोनों को अलग अलग दिखाइए, फिर आखिरी में हम लोग दिखाएंगे बाजार मांग की मात्रा को। तो यहां पर मांग की मात्रा एक्स अक्ष पर है, मूल्य वाई अक्ष पर है, मिलाते हैं। देखिए जब 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा था, तो Q1 हमने किसके लिए डिनोट किया हुआ था, दिनेश के लिए। तो दिनेश देखिए यहां पर इस लाइन से डिनोट कर रहे हैं। यहां पर ये लाइन कैसे तैयार हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जब 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा था ना, तो दिनेश के द्वारा यहाँ पर 40 इकाई, है ना, 40 या 30, है ना, देख लीजिएगा, 30 इकाई ना, 30 इकाई डिमांड किया जा रहा था, ठीक है, 30 इकाई पर आ रहा है, तो 30 इकाई डिमांड किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कीमत क्या हुआ था, 20 रुपए से कम होकर के मान लीजिए कि 15 रुपए हो जाता है, ठीक है, 20 रुपए से कितना हो गया, 15 रुपए, तब कितना डिमांड हो रहा है दिनेश के द्वारा, देखिए 40 केजी या फिर 40 इकाई, आप जो भी बोल सकते हैं। एक बार टेबल देख लेते हैं, इसका टेबल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर देखिए इसका टेबल देख लेते हैं, डेटा एक बार। 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 20 डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, 15 पर 40, 10 पर 60, ठीक है, आ जाइए यहाँ पे 20 पर 20 ना, अब दिखेगा सही से। चलिए यहां पर देखते हैं 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितना डिमांड हो रहा है, 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दिनेश जो डिमांड कर रहे हैं वो है 20 केजी। अब सही है, ठीक है। यहां पर देखिए जैसे ही कीमत 15 रुपए प्रति केजी या फिर प्रति इकाई हो जाता है, तो डिमांड कितना बढ़ा देता है, ये 40 इकाई, क्योंकि कीमत 20 से हमने 15 कर लिया है। अब यहां पर देखिए जैसे ही कीमत 10 रुपए प्रति इकाई या फिर प्रति केजी हो जाता है, तो दिनेश जो है ना मांग को बढ़ा करके 60 कर देता है। ये समझ में आया। हम जो है बार बार कहां पर जा रहे हैं, ये देख लीजिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाइए। ये जो मांग की रेखा तैयार हुआ है ना, ये दिनेश के लिए तैयार हुआ है, जिसको हम लोग Q1 से डिनोट कर रहे थे। अब तो क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से सुमन के द्वारा जो मांग किया जा रहा है उसको हम लोग डिनोट करेंगे, है ना, उसको हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर कैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देख लीजिए सुमन के द्वारा कितना, किस तरीके से मांग किया जा रहा है। 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, चूंकि Q1 से हम लोग डिनोट करते थे सुमन की डिमांड को, तो यहां पर देखिए ये कितना डिमांड हो रहा है, केवल 10 इकाई, है ना, केवल 10 इकाई। लेकिन जैसे ही कीमत 20 से घट करके 15 रुपए पर आ जाता है, तो यहां पर देखिए डिमांड कितना हो गया, 20 इकाई। जैसे ही कीमत फिर से 15 से हो जाता है 10, तो यहां पर देख लीजिए फिर से डिमांड बढ़ करके हो गया 30। तो इस तरीके से सुमन की डिमांड को हमने Q2 से डिनोट किया हुआ है, यानी कि ये जो मांग की रेखा तैयार हुआ है, इस पॉइंट को मिलाते हुए, इस पॉइंट को मिलाते हुए और इस पॉइंट को मिलाते हुए, ये क्या बन गया, सुमन की मांग। और ये क्या था, Q1 दिनेश की मांग। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों की मांग को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहां पर चूंकि दोनों की मात्रा को जोड़ना है एक निश्चित मूल्य पर, है ना, तो आप कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा क्या किया हुआ है, 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सुमन के द्वारा कितना मांग किया जा रहा था, 10, और उसी कीमत पर दिनेश का जो मांग था वो कितना था, यहां पर देख लीजिए 20 इकाई। मतलब कुल जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये जो है वो 10 है, और ये देख लीजिए यहां पर ये कितना है, 20 है, ठीक है। तो ये डिमांड कितना हो गया टोटल, देख लीजिए यहां पर इसको आप मिलाएंगे जहां पर जैसे जाता है आपका डेटा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितना मांग हो रहा है,
60 kg। यहाँ पर 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितना मांग होगा कुल मिला करके, तो ये हो गया 90 kg। ठीक है, टेबल से देख लीजिएगा किस तरीके से मिलाना है, आपको समझ आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका जो मांग का नियम है या फिर मांग का सिद्धांत है वो नहीं समझ आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ये जब तक समझ नहीं आ जाता तब तक ना ही आपको मांग का नियम ठीक से समझ आएगा, कह लीजिए कि ज्ञान अधूरा रह जाएगा, या फिर जो मांग की लोच होता है वो भी कंसेप्ट आपका यहीं से ज्यादा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि हम लोग मांग के नियम में या फिर मांग की लोच में हमेशा से एक टर्म यूज करेंगे, यदि अन्य बातें समान रहे तो यहाँ पर उसी का हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि कौन कौन सा वह कारक है जिसके वजह से मांग प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब कि यहाँ पर या तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर मांग घट जाता है। तो मांग को बढ़ने के लिए या फिर मांग को घटने के लिए कुछ तो ऐसा कारक होगा, कुछ तो ऐसे जिम्मेवार कारक होंगे जिसकी वजह से या तो मांग बढ़ा रहे हैं हम या फिर मांग घटा रहे हैं। तो कौन कौन से कारक हैं उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है इसको कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड बताइए, या फिर मांग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, मांग को निर्धारित करना या फिर मांग को प्रभावित करने के लिए अलग अलग कारक नहीं है, तरीका सिर्फ पूछने का अलग अलग है। देखिए, जो मैकेनिक होते हैं ना, वो अगर बाइक बनाना जानते हैं तो बाइक को तुरंत बिगाड़ना भी जानते हैं। उन्हें पता होता है ना कि कौन सी चीजें कहाँ से खींच लिया जाए या फिर कौन सी चीज पार्ट से फिर खोल दिया जाए तो ये बाइक बिल्कुल नहीं चलने वाला है, और कौन सी पार्ट्स खराब हैं उसको अगर जो है वो हटा दें और उसकी जगह पर नए पार्ट्स को ऐड कर दे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पर मांग को निर्धारित करेगा वही कारक जो है मांग को प्रभावित भी करेगा। ठीक है, अब यहां से एक मोटिवेशन भी आपको मिल जाएगा कि आपके आसपास में किस तरह के लोग रहते हैं, आपको कैसे लोग प्रभावित करते हैं, ये भी आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे, हाँ, शुरुआत में हमने लिख दिया है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने अथवा निर्धारित करने वाले कई सारे तत्व हैं, कई अनगिनत है, हम तो कहते हैं बहुत सारा है, बहुत सारा, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आप इसको अगर पूरे लिस्ट वाइज समझना चाहे ना तो हम लोग अभी एक एक करके बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले जो है ना, मांग को जो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है वो है उस वस्तु का मूल्य, यानी कि जो संबंधित वस्तु का कीमत है ये मांग की मात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसी वस्तु का जो मूल्य है ना वो मांग के साथ में चूंकि गहरा संबंध रखता है ना, बहुत लगाव होता है मूल्य के साथ में। अभी आपने देखा कुछ देर पहले दिनेश या सुमन की मांग हम लोग जब देख रहे थे, जैसे ही कीमत बढ़ रहा था मांग की मात्रा घटा दिया जाता है, जैसे ही कीमत घटता है मांग की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो ये कंडीशन फिर हम लोग मांग के नियम में देखने वाले हैं। बट यहाँ पर आपने क्या समझा कि मांग और मूल्य में कैसा संबंध है, गहरा संबंध है। ठीक है, बहुत घनिष्ठ संबंध आप ऐसा कह सकते हैं। तथा मांग को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, मूल्य ही है। हम कहते क्या है कि आपको या फिर आपकी तैयारी को प्रभावित करने वाला कौन कौन हो सकता है, जहां से आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या फिर जिन जिन किताबों को आप पढ़ रहे हैं उसी तो आपको समझ आएगा कि ये चीजें हमने क्या पढ़ा, किस तरीके से मैंने पढ़ा, ये जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक वैसा ही मांग को जो ना सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है वो है वस्तु का मूल्य, यानी कि वस्तु की कीमत या फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या कह रहे हैं, अर्थात यदि मूल्य में कमी हो जाता है तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और मूल्य में वृद्धि होने पर क्या हो जाता है, मांग घट जाती है। दो बात हुआ, यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि एक्स वस्तु कोई है, उसका प्राइस हम यहाँ पर ले रहे हैं, मूल्य ले रहे हैं कि बढ़ गया, तो जैसे ही एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ेगा एक्स वस्तु की मांग की मात्रा कम कर दी जाती है क्योंकि वो वस्तु महंगा लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ तो या फिर क्या हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि एक्स वस्तु महंगी नहीं हुआ बल्कि वस्तु ये सस्ती हो गई है। तो जैसे हमें सस्ता लगेगा थोड़ा सा ना, तो हम उसकी मात्रा को क्या करते हैं, पहले की अपेक्षा हम थोड़ी मात्रा ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। ये सामान्य रूप से जीवन में होता ही है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर कहा है। देखिए, मांग की मात्रा कैसे प्रभावित हो रहा है, या तो मांग की मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। किसके वजह से बढ़ रहा है, मूल्य के वजह से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। समझ आया? तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या,
कि यहाँ पर जो मूल्य है ना वो मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, चलिए और इस तरह के एक चीज और क्लियर हो गया कि ये जो मूल्य है, जिस डायरेक्शन में मूल्य जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मांग की मात्रा जा रहा है। यहां पर देख लीजिए, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो मांग की मात्रा घट रहा है, मूल्य घट रहा है तो मांग की मात्रा बढ़ रहा है। तो इस चीज को आप समझ गए हैं कि मांग और मूल्य में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो यहां पर इस चीज को हमने लिख भी दिया है। देखिए, मांग की मात्रा और मूल्य में कैसा संबंध, विपरीत संबंध, तथा ऋणात्मक संबंध भी पाया जाता है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, जो चीज हमने ऊपर में लिखा हुआ है ना, सेम आपको वही बात डायग्राम में भी बता देना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो फिर आपका जो अंक है वो कटने की संभावना होता है, या फिर आपकी कॉपी ठीक ढंग से जांच नहीं हो पाता है। ये बात तो फिर वैसा ही है। कुछ स्टूडेंट्स लगातार जो है सवाल करते हैं कि क्या सर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। भैया बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपकी जो है ना, आप हिंदू रीति रिवाज को समझते हैं, तो हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी विवाह होता है ना, तो औरतें क्या करती है, मांग में सिंदूर लगाती है। अब कहेंगे सर क्या ये जरूरी है? भाई हमारी प्रथा है ना, हमारी परंपरा है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स की परंपरा है कि जब भी कोई यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिखे, डायग्राम जरूर बनाइए, तभी जाकर के क्लैरिटी ज्यादा आता है कंसेप्ट में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से देखिए, मांग की मात्रा आप कहाँ लिखेंगे, एक्स अक्ष पर। कहां पर लिखेंगे, एक्स अक्ष पर। देखिए मात्रा कहां लिख रहे हैं, एक्स अक्ष पर। मैंने पहले भी कहा, इसीलिए एक्स अक्ष को हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या, मात्रा अक्ष। वाई अक्ष है जिस पर हम लोग मूल्य लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे मूल्य अक्ष। तो ये तो क्लियर है पहले से भी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करना है, पहले का मूल्य कहीं पर भी रख दीजिए, बीचों बीच में रखते हैं तो दो फायदा है, आप मूल्य को बढ़ते हुए भी दिखा सकते हैं और मूल्य को घटते हुए भी। तो पहले हमने यहाँ पर मूल्य तय कर दिया ओ से लेकर के पी तक का। ठीक है, बाद में उसी कीमत पर देख रहे हैं मांग की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर देखिए ओ से लेकर के क्यू तक। तो ये हो गया पहला। अब अगर हमने बीच में इस तरीके से डाल दिया है तो हम मूल्य को घटते हुए भी दिखा सकते हैं, बढ़ते हुए भी दिखा सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब मान लेते हैं कि जो ये प्राइस था पहले वाला, अब ये यहाँ पर आ गया है, यानी कि मूल्य क्या हुआ, घट गया है। तो जैसे ही मूल्य घटेगा तो मांग की मात्रा जो यहाँ पर था आपका ओ से लेकर के क्यू तक, ये मांग की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि वस्तु जो है ना सस्ती हो चुकी है, तो मांग की मात्रा इधर क्या होगा, बढ़ेगा। अब दोबारा से ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, अब P1, क्योंकि पहले का प्राइस ये था, बाद का प्राइस ये हो चुका है। ये नाम है, आप जैसा देना चाहें दे सकते हैं। अब अगर फिर से आप ऐसा कम करना चाहें तो आप ऐसा खींचेंगे और फिर से इस प्रकार से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि इसको हम P3 नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Q3। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप पहले वाला कीमत इसको मान रहे हैं और यहाँ की अपेक्षा अब प्राइस बढ़ जाता है, तो आप ऊपर की तरफ इंडिकेट करिए और मात्रा क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि पहले इस कीमत पर मात्रा कितना था, इतना, अब मांग की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो प्राइस एंड क्वांटिटी का जो दोनों का डेटा लिया गया है, या फिर दोनों का जो अनुमान लगाया गया है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हुए तैयार किया गया। तो मांग की जो रेखा बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आप इसको कह सकते हैं स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, ऋणात्मक ढाल है। देखिए आगे हमने लिखा हुआ भी है, कुछ भी आपका पॉइंट नहीं छूटेगा, बशर्ते आप चैनल के साथ लगातार बने रहिए। और जितना ज्यादा हो सके चैनल के साथ बने रहने के साथ साथ में आप वीडियो को दबा करके शेयर भी करिए। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारी वीडियो अपडेट लेकर के आएंगे। यहाँ पर देखिए करें कि सामान्य है ना वस्तु के संदर्भ में, सामान्य वस्तु किसको कहा जाएगा, यही वाला सिचुएशन जो मैंने कहा कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो है ना, जहां कंडीशन अप्लाई होता है, जनरली ऐसा होता है, तो आप इसको सामान्य वस्तु समझेंगे। ठीक है, जिन जिन वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा लागू हो जाएगा, यानी कि मांग का नियम लागू हो जाएगा, समझिए, उसको हम बोलेंगे सामान्य वस्तु। तो कह रहे हैं कि सामान्य वस्तु के संदर्भ में मूल्य एवं मांग में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, तथा यहाँ पर कैसा बोल सकते हैं, ऋणात्मक संबंध है। क्योंकि एक दूसरे के क्या जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस वस्तु के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जनरल गुड्स या फिर सामान्य वस्तु के संदर्भ में। आगे देखिए, लेकिन ये सामान्य वस्तु किसके संदर्भ में लिए हुए, भी प्राइस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, प्राइस के रिस्पेक्ट में। आगे जाकर के हम लोग जो है ना इनकम के साथ जब देखेंगे तो वहां पर कुछ अलग ही फॉर्मेट बनता है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आगे आ रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए। पहला तो हम लोगों ने देख लिया वस्तु की जो मांग है वो कैसे प्रभावित हो रहा है, मूल्य की वजह से।
अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या है, मांग को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है उपभोक्ता की आय या फिर आमदनी, कंज्यूमर का इनकम। कह रहे हैं कि यदि आय में वृद्धि होती है, यानी कि अगर आमदनी बढ़ जाता है, देखिए आमदनी को हम लोग इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं जनरली, तो इनकम तो यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया। तो उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मांग करता है, देखिए मांग क्या हो गया, अधिक हो गया, किसी वस्तु का कह रहा है, मान लीजिए एक्स वस्तु का मांग क्या हो गया, अधिक हो गया, तथा किसी वस्तु की मांग में कमी भी कर देता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि सारी वस्तुओं का डिमांड बढ़ जाएगा इनकम बढ़ने से, ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है इनकम बढ़ने के साथ। यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि आमदनी बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग, फिर से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आमदनी बढ़ने के साथ जिस वस्तु की मांग बढ़ जाती है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल गुड्स या फिर सामान्य वस्तु। क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि सामान्य वस्तु, सामान्य, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आमदनी के साथ बात किया हमने, इससे पहले हमने बताया था मूल्य के साथ, जहां पर विपरीत संबंध था। यहां पर देखिए आय के साथ देख रहे हैं तो सीधा संबंध दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे सामान्य वस्तु, यानी कि नॉर्मल गुड्स। क्लियर है। अब अगर यहां पर बोला गया कि किसी वस्तु की मांग में कमी भी हो जाती है, यानी कि आमदनी बढ़ने पर जरूरी नहीं है कि सारी वस्तुओं का मांग बढ़ जाए, बल्कि कुछ वस्तुओं का मांग ऐसा भी होता है कि इनकम तो बढ़ा है कंज्यूमर का, लेकिन कुछ कुछ वस्तुओं की मांग, मान लीजिए वाई वस्तु है तो वाई वस्तु की मांग यहाँ पर मान लीजिए कि घट गया है, इसको हम लोग कहेंगे घटिया किस्म की वस्तु। क्या कहेंगे, घटिया किस्म की या फिर निम्न किस्म की वस्तु कहेंगे, निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे, या फिर अंग्रेजी में इंफेरियर गुड्स कहेंगे, ठीक है, निम्न कोटि की वस्तु। लेकिन सबके लिए निम्न कोटि क्या नहीं हो जाएगा, है ना, जिसकी आमदनी बढ़ा है उसने चूंकि वाई वस्तु का मांग कम किया है, तो केवल उस व्यक्ति के लिए ये वाई वस्तु निम्न कोटि की वस्तु है, सबके लिए नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए निम्न कोटि की वस्तु है, तो अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे इंफेरियर गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंफेरियर गुड्स, या फिर तुच्छ वस्तु कह सकते हैं, निम्न कोटि की वस्तु कह सकते हैं, घटिया किस्म की वस्तु कह सकते हैं। चलिए, तो ये दो यहाँ पर जो है ना शर्तें आपको मालूम चल गया है। अब देखते हैं आगे। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना, आमदनी बढ़ने के साथ कुछ वस्तु की मांग बढ़ा है, कुछ वस्तु मतलब एक्स वस्तु की मांग बढ़ा है तो सामान्य वस्तु, यहाँ पर कोई दूसरा वस्तु है लेकिन आमदनी बढ़ा है, घटा नहीं है, आमदनी बढ़ने के साथ ही इसको कम कर दिया गया है वाई वस्तु की मांग की मात्रा, तो वाई वस्तु यहाँ पर निम्न कोटि की वस्तु होगी। चलिए आगे देखते हैं, इन दोनों चीजों को हमने अलग अलग यहाँ पर किया हुआ है। पहला देखिए, सामान्य वस्तु या फिर नॉर्मल गुड्स क्या होता है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, पहला सामान्य वस्तु जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल गुड्स। कह रहे हैं कि आय और मांग में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है, या फिर कह लीजिए कि धनात्मक संबंध है, या फिर कह लीजिए प्रत्यक्ष संबंध है, जैसा भी आपको लिखने का मन करता है लिखिए। अर्थात आय घटने से जिन वस्तुओं की मांग घट जाती है, आपको डिनोट भी करते जाना है तब समझ में आएगा। आय घटने से क्या हुआ, जिन वस्तुओं की, यानी कि मान लीजिए एक्स वस्तु है तो मांग क्या हुआ, घट गया। आय बढ़ने से जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है उसे सामान्य वस्तु कहते हैं या फिर नॉर्मल गुड्स कहते हैं। अभी तो एक मैंने शुरुआत में बताया था, उसको भी लिख देते हैं यहीं पर। आमदनी बढ़ने पर हमने क्या कहा था, एक्स वस्तु की मांग क्या हुई, बढ़ गई, और आमदनी घटने पर एक्स वस्तु की मांग क्या हुई, घट गई। देखिए यहाँ पर दोनों में सीधा सीधा संबंध दिख रहा है, आमदनी बढ़ने से मांग बढ़ रहा है, आमदनी घटने पर मांग घट रहा है, तो जिस वस्तु के संदर्भ में ऐसा अप्लाई होगा ना सीधा सीधा, उसी को आप कहेंगे क्या, नॉर्मल गुड्स या फिर सामान्य वस्तु। क्लियर है। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर देखिए मांग की रेखा बनेगा बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप वाला, ऊपर बढ़ते हुए। क्यों, फिर से कह रहे हैं, मांग की मात्रा कहाँ रखेंगे, एक्स अक्ष पर, आमदनी या फिर आय कहाँ रखेंगे, यहाँ तो मूल्य तो जिक्र है ही नहीं, आमदनी है, तो आमदनी को हम लोग रखेंगे वाई अक्ष पर। लेकिन अब क्या वाई अक्ष को हम लोग मूल्य अक्ष कहेंगे, तो नहीं, इसको आय अक्ष कहेंगे इस वक्त। बड़ा जो है ना पेचीदा है, कभी हम मूल्य अक्ष कह रहे हैं वाई अक्ष को, कभी आय अक्ष कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आय डिनोट कर रहे हैं या फिर आमदनी लिख रहे हैं, तो इसलिए आय अक्ष कहेंगे अब। ठीक है, तो शुरुआत में हमने आमदनी जो रखा हुआ है वो ओ से लेकर के हमने वाई तक रखा हुआ है, ये वाला हमारा लेवल ऑफ इनकम है, ये हमारा आय का स्तर है। लेकिन उसी पर यानी कि ओ वाई इनकम पर मांग की मात्रा कितनी हो रही है, तो यहाँ पर देखिए क्यू,
है ना, इतनी मांग की मात्रा की जा रही है। लेकिन जैसे ही आमदनी मान लीजिए यहाँ पर घटता है, कहा ना कि आमदनी घटने से मांग घट जाती है, तो देखिए आमदनी जैसे ही यहाँ पर कम हुआ, मांग की मात्रा ये पहले था, अब मांग की मात्रा क्या हो जा रहा है, घट करके यहाँ पर देखिए ये हो जा रहा है, यानी कि इसको आप कहते हैं Q1। क्लियर है? तो मांग की मात्रा यहाँ पर क्या हुआ, घट गया। पहले कहां पर था ये पॉइंट, अब कहां हो गया ये पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर हम आमदनी को बढ़ते हुए दिखाएंगे तो कैसे, देखिए आमदनी क्या हुआ, बढ़ गया, मांग की मात्रा भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो आमदनी बढ़ने पर क्या हुआ है, मांग की मात्रा बढ़ा हुआ है, आमदनी घटने पर मांग की मात्रा घटा हुआ है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो मांग की रेखा कैसा बन रहा है, ऊपर चढ़ते हुए, है ना। तो इसको कहेंगे धनात्मक ढाल वाला, यानी कि स्लोप इसका कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। जबकि इससे पहले जब मैंने मूल्य के साथ बात किया था तो नेगेटिव स्लोप वाला डायग्राम हमने तैयार किया हुआ था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा देख लें कि किस तरीके से जो वो निम्न कोटि समझेंगे, या फिर तुच्छ वस्तु, या फिर घटिया किस्म की वस्तु, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं इंफेरियर गुड्स। अभी तो हमने देख लिया सामान्य वस्तु क्या होता है, अब देखते हैं निम्न कोटि की वस्तु क्या होता है। यहाँ पर देखिए निम्न कोटि की वस्तु के संदर्भ में क्या होगा, आय और मांग में कैसा संबंध दिखेगा आपको, विपरीत संबंध दिखेगा, या फिर कह लीजिए ऋणात्मक संबंध दिखेगा। आय घटने से क्या होगा, तो आय घटने से जिन वस्तुओं की मांग, सभी वस्तु का नहीं, जिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए आमदनी घट गया है लेकिन मांग क्या हुआ है, बढ़ गया है। और आमदनी बढ़ने से अब क्या हुआ है, आमदनी बढ़ा है, पहले आमदनी घटा था तो मांग बढ़ गया था, यानी कि आमदनी क्या हुआ था, घटा था। तो मान लीजिए कि यहाँ पर वाई वस्तु है, इसका मांग क्या हुआ था, बढ़ गया था। देखिए आमदनी घटने से वस्तु की मांग क्या हुआ था, बढ़ गया था। आमदनी बढ़ने से अब क्या कह रहे हैं, आमदनी बढ़ने से क्या हुआ, जिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, घट जाती है। मांग क्या होती है, आमदनी बढ़ने से घट जाती है। यहाँ पर वाई वस्तु लिख दीजिए कि वाई वस्तु का जो मांग है वो क्या हुआ, घट गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आमदनी और जो मांग है इन दोनों में कैसा संबंध आपको दिखा, विपरीत। क्योंकि आमदनी जब घट रहा है तब वस्तु की मांग बढ़ रहा है, और आमदनी जब बढ़ा तब वस्तु की मांग घटा। अब उदाहरण भी आपको हम देते हैं, कहां पर ये दोनों जो है वस्तु, सामान्य वस्तु और आपको तुच्छ वस्तु दिखेगा। हालांकि इस वस्तु का नाम आप क्या जानते हैं, इंफीरियर गुड्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा, या फिर निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं इसको। यहाँ पर आपको डायग्राम कैसे तैयार करना है, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला लाइन तैयार हो रहा है हमारा, ठीक है, नीचे आते हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा रखिए, वाई अक्ष पर रखिए आमदनी या फिर इनकम। सबसे पहले हमने क्या किया, ओ से लेकर के वाई तक हमने आमदनी रख दिया। यहाँ पर मांग की मात्रा कितना है, ओ से लेकर के क्यू तक। जैसे ही आमदनी क्या हुआ, घटा, आमदनी क्या हुआ, देखिए घटा, तो मांग क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आमदनी घटा, पहले तो यहाँ पर था ये वाला आमदनी था, अब क्या हुआ, कम हो गया। तो जैसे ही आमदनी कम हुआ है वैसे ही मांग की मात्रा, पहले तो यहाँ पर था, अब मांग की मात्रा यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि मांग क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन जब आमदनी बढ़ जाता है तो मांग की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। देखिए आमदनी अगर पहले हमारा ये वाला है तो आमदनी जैसे ही बढ़ा है ना इधर, तो मांग की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। यानी कि जो आय है और मांग है इन दोनों में कैसा संबंध दिख रहा है, विपरीत संबंध, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कहा था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ऋणात्मक संबंध। तो आपका कैसा बना, ये घटिया किस्म की वस्तु या फिर तुच्छ वस्तु। अब थोड़ा सा और देख लीजिए आगे, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा फैक्टर, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। संबंधित वस्तु का मूल्य हम ले रहे हैं, यानी कि आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आपने बहुत बार सुना होगा, चाय का मूल्य बढ़ने से कॉफी की मांग क्या होगी, है ना, इस चीज को यहां पर समझ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक थोड़ा सा रुकना, यहां पर आपको हम एग्जांपल देने की बात कर रहे थे तो उदाहरण भी दे देते हैं दोनों वस्तु के लिए, रुकिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वैसे क्लियर नहीं हो पाएगा। सामान्य वस्तु के लिए आपने क्या देखा, सामान्य वस्तु के लिए यह शर्त था कि आमदनी बढ़ने से एक्स वस्तु की मांग भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। आमदनी घटने से एक्स वस्तु की मांग क्या हो रहा था, घट रहा था। यही ना, सीधा सीधा संबंध था। तो यहां पर हम लोग इसको कह रहे थे सामान्य वस्तु, ठीक है। कैसा वस्तु था, सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु है ये। तो आमदनी बढ़ने से बताइए किन किन वस्तुओं की मांग हम लोग ज्यादा करते हैं। भैया उन वस्तुओं की मांग ज्यादा करते हैं जो वस्तु हमें लगे कि हाँ इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आमदनी बढ़ने के साथ जैसे देखिए हम मान लीजिए कि भी साइकिल से चल रहे हैं, है ना,
लेकिन जब आमदनी हो जाती है ज्यादा तो वही व्यक्ति क्या करेगा, आमदनी बढ़ने की वजह से फिर वो साइकिल की डिमांड घटा देता है। तो यहाँ पर देखिए, आमदनी बढ़ने से साइकिल की डिमांड क्या करेगा, घटा देगा। तो साइकिल उसके लिए हो जाएगा इंफीरियर गुड्स। लेकिन आमदनी चूंकि बढ़ा है ना, तो कुछ वस्तु का तो डिमांड बढ़ेगा, तो साइकिल का डिमांड घटा करके वो बाइक की डिमांड करना शुरू कर देगा। तो बाइक यहाँ पर चूंकि डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो बाइक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके लिए सामान्य वस्तु हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त आमदनी बढ़ने पर चूंकि उसने मांग घटा दिया था साइकिल का, तो साइकिल उसके लिए तुच्छ वस्तु या फिर घटिया किस्म की वस्तु हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए, सबके लिए नहीं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज पैदल चल रहा है, ठीक है, पैदल आना जाना कर रहा है, लेकिन जब उसकी आमदनी बढ़ जाता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, साइकिल की डिमांड कर लेता है, ठीक है, ज्यादा। तो आमदनी बढ़ने से ना साइकिल की डिमांड ज्यादा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए उस वक्त साइकिल क्या हो जाएगा, सामान्य वस्तु हो जाएगा। लेकिन अगर जो है आमदनी बढ़ने के साथ वो व्यक्ति कुछ वस्तु की डिमांड घटा देता है, जिसको पहले तो वो खरीद रहा था, लेकिन आमदनी बढ़ने की वजह से कुछ वस्तु की डिमांड घटा दिया, तो जिसका डिमांड घटाएगा वही हो जाएगा इंफीरियर गुड्स। समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि संबंधित वस्तु का मूल्य किस तरीके से मांग को प्रभावित करता है। चलिए यहां पर आ जाइए, यहां पर ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, संबंधित वस्तु का मूल्य। कह रहे हैं कि संबंधित वस्तु दो तरह का होता है, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापक वस्तु। ठीक है, यहां पर देखिए पूरक वस्तु किसको कहेंगे, पूरक वस्तु का मतलब वो दो वस्तुएं जिसको एक साथ में प्रयोग में लाया जाता है और दोनों वस्तु मिलाकर के सिर्फ आपकी एक आवश्यकता को पूरा कर देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पीछे डिजिटल पैनल लगा हुआ है, मेरे हाथ में स्टाइलस है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक वस्तु है। इसी तरीके से आप कह लीजिए यहाँ पर कॉपी और कलम एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है ना। चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, तो चीनी और चाय एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है। आपका जो कार चलेगा वो पेट्रोल से चलेगा या फिर डीजल से, तो जिसका भी प्रयोग किया जाता होगा, है ना। आज तो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आ गया है, तो कार और पेट्रोल एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु है। आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगा हुआ है, तो सिम कार्ड और मोबाइल आपस में क्या है, पूरक वस्तु है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रयोग में लाई जाती है, वह वस्तु जो दूसरी वस्तु के साथ में प्रयोग में लाई जाती है। देखिए एक वस्तु ये है डिजिटल पैनल, इसके साथ में ये प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपस में क्या एक दूसरे का पूरक वस्तु है। तो वैसा ही परिभाषा है कि वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रयोग में लाया जाता है उसको हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कॉपी और कलम, यहाँ पर क्या है, चाय और चीनी, कार और पेट्रोल, मोबाइल और सिम कार्ड, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक वस्तु हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिना ये नहीं चल पाएंगे। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि पूरक वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग या फिर ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। ज्वाइंट डिमांड क्योंकि दोनों वस्तुओं का डिमांड साथ साथ में ही होता है। अगर आपने कार खरीद लिया है तो रवा भी नहीं झाड़ सकते हैं, पेट्रोल भी आपको लेना पड़ेगा या फिर डीजल लेना पड़ेगा जिससे भी वो चल रहा होगा। मोबाइल बहुत महंगा खरीद लिए, सिम कार्ड ही नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेकार ही है, आधा अधूरा हो। चाय आपने पी लिया है ना, हम लोग कहते भी हैं जिस चाय में चीनी नहीं पीने में क्या मजा, तो वैसा ही बात यहाँ पर भी है कि चाय और चीनी एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है। अब ये मत करना कि चाय में सिर्फ दूध भी प्रयोग करते हैं तो दूध और वहां पर चाय क्या हो जाएगा, आपका पूरक वस्तु हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं आगे, पूरक वस्तु के संदर्भ में कैसे प्रभावित होगा मांग। देखिए कह रहे हैं कि यदि दो पूरक वस्तु हैं, दो कोई सा भी पूरक वस्तु ले लीजिए, किसी एक के मूल्य में अगर वृद्धि दिखा, किसी एक का मूल्य, मान लीजिए कि कार का दाम बढ़ गया, तब क्या होगा भैया, तो यहां पर देखिए तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। यानी कि अगर कार का जो प्राइस है ना, प्राइस ऑफ कार क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो कार जब महंगा हो जाएगा तो हम कह रहे हैं कि पेट्रोल की डिमांड क्या करोगे, तो डिमांड जो है ना पेट्रोल का क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे हम। ऐसा नहीं 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 सब भाई साहब गड़बड़ कर दिए, है ना। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मैंने जानबूझ करके ये सब काम किया है क्योंकि आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ था, दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा, और ये कौन सी वस्तु कह रहा है, पूरक वस्तु कह रहा है ना। तो यहां पर देखिए कार महंगा हो चुका है, तो जब कार ही महंगा हो गया तो पेट्रोल काहे के लिए हम खरीदेंगे भाई, यानी कि पेट्रोल की डिमांड यहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी या फिर कम हो जाएगी। समझ आ गया होगा। उल्टा भी दे देते हैं एग्जाम्पल, देखिए अगर या फिर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कार का जो प्राइस है वो कम हो गया, यानी कि कार अब आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त, कार सस्ते में मिल रहा है भाई, जो साइकिल से चल रहा है ना वो भी कहेगा कि हम कार का डिमांड करेंगे, और उस वक्त फिर उसको क्या डिमांड करना होगा, साथ में
पेट्रोल का डिमांड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। कह रहे हैं क्या, इसके विपरीत यदि एक वस्तु के मूल्य में कमी हो, मैंने बताया एक वस्तु का मूल्य घट गया, कार का प्राइस कम हो गया है, तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया, डिमांड पेट्रोल का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए आगे देखिए, इस प्रकार पूरक वस्तु के मूल्य और उस वस्तु की मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में पूरक वस्तु है, कार पेट्रोल, यहां पर आपने समझ लिया है। तो ये एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड घट रहा है, एक का प्राइस घटा तो दूसरे का डिमांड बढ़ा, यानी कि ये दोनों आपस में तो पूरक वस्तु है कार और पेट्रोल, लेकिन एक का मूल्य जो है ना दूसरे की मांग को प्रभावित कर देता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण से इसको। यहां पर देखिए चाय और चीनी का ही हमने लिया उदाहरण। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि चीनी का मूल्य घटने से, चीनी का प्राइस यानी कि प्राइस ऑफ शुगर, आप कह लीजिए क्या हुआ है, शुगर का प्राइस जो है वो घट गया है, चीनी सस्ता में मिल रहा है ना। अब जब सस्ता चीनी मिलेगा तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्यों भाई, चाय की मांग क्यों बढ़ गया, क्योंकि चीनी जो है डाला जाता है चाय में, और पहले भी डाला जाता होगा, है ना, जब महंगा होगा तब भी। लेकिन महंगा जब चीनी था तो चाय भी महंगा होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो उस वक्त चाय की डिमांड पहले कम होगी। लेकिन अब चूंकि चीनी सस्ता हो गया है तो लोग जो है ना यहाँ पर चाय ज्यादा डिमांड करना पसंद करेंगे, क्योंकि चाय भी तो सस्ता हो गया होगा, क्योंकि चाय से ही तो चीनी बना हुआ है ना। तो यहाँ पर डिमांड जो होगा ना टी का, डिमांड फॉर टी, चाय की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि चीनी सस्ते में मिल रहा है। चीनी जब सस्ता मिलेगा तो चाय का डिमांड बढ़ेगा। उल्टा भी आप कर सकते हैं, प्राइस ऑफ शुगर मान लीजिए कि बढ़ गया है, तो जब चीनी का दाम बढ़ जाएगा उस समय क्या होगा, चाय की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि चीनी महंगा हो गया तो चाय भी महंगा हो गया होगा, स्वाभाविक सी बात है, और चाय उस वक्त महंगा हो गया तो चाय की डिमांड घट जाएगी। यहां पर आप कह सकते हैं कि चीनी का मूल्य और चाय की मांग के बीच कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो ये पूरक वस्तु तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया आपको, लेकिन प्रतिस्थापक वस्तु में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आइए यहां पर देखिए, पहले पूरक वस्तु के लिए एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा, वाई अक्ष पर वस्तु का मूल्य आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, तो ध्यान से किसका हमने मांग की मात्रा लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं चाय की मांग, और इधर क्या है, चीनी का मूल्य। मान करके चलिए अगर चीनी का दाम पहले ये है और उस वक्त चाय की मांग इतनी हो रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर चीनी सस्ते में मिलने लगा, जब चीनी सस्ते में मिलेगा तो चाय भी सस्ता बनेगा, और चाय सस्ता बनेगा तो चाय का मांग देखिए पहले की अपेक्षा क्या हुआ, बढ़ गया। और मान लीजिए इसकी विपरीत, अगर अगर चीनी महंगा हो जाए, चीनी क्या हुआ, महंगा हो गया, चीनी अब महंगे में मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है चाय भी आपको महंगे में मिलेगा, और उस वक्त आप चाय की डिमांड क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये देख लीजिए मांग की रेखा कैसा बना, डीडी जो बना है मांग की रेखा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है, इस चीज को आप समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापक वस्तु के संदर्भ में, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रतिस्थापक वस्तु को हम लोग स्थानापन्न वस्तु भी कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। प्रतिस्थापक वस्तु या फिर स्थानापन्न वस्तु किसको कहेंगे, जो एक दूसरे के ना यहाँ पर बदले में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह वस्तु जिस किसी दूसरी वस्तु के बदले में प्रयोग किया जा सकता है, जिसे यहाँ पर होगा जिसे किसी दूसरी वस्तु के बदले में प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम अभी डिजिटल पैनल पर नहीं पढ़ाते, है ना, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि टी शर्ट नहीं पहने, शर्ट पहन सकते हैं, तो ये एक दूसरे के यहाँ पर बदले में प्रयोग किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं, वह वस्तु जिसे किसी दूसरी वस्तु के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापक वस्तु अथवा स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब जैसे चाय के बदले में हम लोग कॉफी ले सकते हैं, अगर चाय नहीं मिला तो कॉफी से काम चल जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत टेस्ट में भिन्नता होता है। यहाँ पर चीनी नहीं मिला तो हम गुड़ का प्रयोग कर लेते हैं कई बार मिठास बढ़ाने के लिए किसी चीज में। इसी तरीके से रसगुल्ला ना मिला तो ठीक है भाई गुलाब जामुन से काम चल जाएगा, कोको कोला ना मिला तो पेप्सी ही सही।
है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपने उदाहरण देख लिया है। अब देखिए, प्रतिस्थापक वस्तु या फिर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसका क्या मतलब है यहाँ पर। तो प्रतिस्थापक वस्तु चूंकि ये नहीं मिला तो वो सही, हम लोग कहते हैं ना, तुम नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही, तो वही वाला हाल यहाँ पर भी है कि प्रतिस्थापक वस्तुओं की जो मांग होती है वो स्थानापन्न मांग कहलाएगा या फिर सब्स्टिट्यूट्स डिमांड कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाइए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्थापक वस्तु किस तरीके से मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, किस तरीके से प्रभावित करेगा, कह रहे हैं कि यदि दो वस्तु प्रतिस्थापक वस्तुओं में से, यदि दो प्रतिस्थापक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, किसी एक का दाम बढ़ा हुआ है, सबका नहीं, किसी एक का, तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि, यानी कि एक का दाम बढ़ा है तो दूसरे का मांग भी क्या हुआ है, बढ़ा है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ तो मांग घटना चाहिए था, नहीं भाई, यहाँ पर दो अलग अलग वस्तुओं का जिक्र हो रहा है, एक का दाम बढ़ा हुआ है तो दूसरे का मांग बढ़ा गया है ना। इसके विपरीत भी कैसे हो सकता है, यहाँ पर इसकी हो गया है ना, इसके होगा, इसके विपरीत एक वस्तु के मूल्य में कमी हो तो दूसरी वस्तु की मांग में जो है ना कमी आ जाएगी। यहां पर आने की आपको एक वस्तु का मूल्य और दूसरी वस्तु की मांग में कैसा संबंध दिखा, सीधा सीधा संबंध दिखा, यानी कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा में आपको सीधा संबंध दिखता है या फिर प्रत्यक्ष संबंध दिखता है या फिर कह लीजिए धनात्मक संबंध दिखता है। ठीक है, यहां पर देखिए नोट किया हुआ है। चलिए, अब ये डायग्राम आपको तुरंत समझ आ जाएगा। हमने क्या किया है, कॉफी का मांग रखा है एक्स अक्ष पर और चाय की मूल्य को रखा है वाई अक्ष पर, क्योंकि चाय और कॉफी एक दूसरे का क्या है, प्रतिस्थापक वस्तु है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, शुरुआत में हमने ये चाय का मूल्य रख दिया इतना, तो जिस वक्त चाय इतने प्राइस पर मिल रहा था उस वक्त यहां पर देखिए कॉफी की मांग इतनी है, लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि नहीं चाय क्या हो गया, सस्ता, अब चाय सस्ते में मिल रहा है तो लोग चाय खरीदना पसंद करेंगे और उस वक्त जो है क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे ही अगर लगे कि नहीं चाय महंगा हो गया है, तो जैसे ही चाय महंगा होगा कुछ शौकीन लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे पहले की अपेक्षा चाय महंगा हो गया तो इससे बढ़िया कॉफी ही पी लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर उस वक्त कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए होंगे, तो ये हमारा तरीका है। यहाँ पर हमने समझ लिया चाय का मूल्य और कॉफी के मूल्य दोनों में कैसा संबंध है, सीधा सीधा संबंध है या फिर प्रत्यक्ष संबंध है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि दोनों में धनात्मक संबंध है। अब बिल्कुल आसान आसान पॉइंट्स बचे हुए हैं, तुरंत हम लोग जो है वो फिनिश करने वाले हैं, लेकिन आपसे हम बार बार एक ही बात कहेंगे, कंप्लीट हम लोग जो वो सारे कंटेंट को लेकर के आ रहे हैं जेएस एग्जाम्पलेक्स यूट्यूब चैनल पर। तो कंप्लीटली अगर आपको सारी चीजें मिल रही है तो चैनल के साथ बने रहिए और जितना ज्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग मोटिवेट होकर के और भी कंटेंट को लेकर के आ सके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट या फिर अगला जो फैक्टर हमने लिया है मांग को प्रभावित करने वाला, वो क्या है, जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। क्या लगता है आपको, जनसंख्या मांग को प्रभावित करता है या नहीं? सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल प्रभावित करता है। देश की जनसंख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वस्तुओं की मांग, सेवाओं की मांग बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और वस्तुएं उस वक्त महंगी भी होती चली जाती है। यहाँ पर देखिएगा मांग को प्रभावित करना है, मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए जनसंख्या बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। जैसे ही देश का जनसंख्या बढ़ेगा या फिर किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो उस वक्त वहां पर क्या हो जाएगा, डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या जो है ना घटने पर, इसके ऑपोजिट में ले लीजिए कि जनसंख्या घटने पर मांग क्या होती है, घट जाती है ना। जनसंख्या चूंकि घट गया है तो मांग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से जनसंख्या तथा वस्तु के मांग के बीच में कैसा संबंध दिखा, सीधा संबंध या फिर धनात्मक संबंध, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर मांग बढ़ता है और जनसंख्या घटने पर मांग घट जाता है। अब ये क्या बात कर रहे हो सर, जनसंख्या घटने पर मांग कैसे घट जाएगा, बिल्कुल घटेगा। हमारे दादाजी थे, चले गए, है ना, अब उनके लिए जो हम दवाइयां खरीद रहे थे वो दवाइयां अब डिमांड नहीं करनी होगी, मतलब पॉपुलेशन जैसे ही घटता है डिमांड भी घट जाता है। और जनसंख्या जैसे बढ़ेगा, पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। नया बच्चा जैसे जन्म लेता है सबको फोन चला जाएगा, मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, सबको कॉल चला जाता है
और उसी वक्त से जो है ना उसके लिए यानी कि उस बच्चे के लिए डिमांड क्रिएट होना शुरू हो जाता है, मांग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहां पर इस बात को आप डायग्राम से दिखा सकते हैं बहुत सारी जगह पर ये ना डायग्राम जो है ना जबरदस्ती आपको क्रिएट करना होता है, जबरदस्ती कह लीजिए तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स जहां दिखेंगे वहीं पर बनाना होता है, हर जगह नहीं। अब यहाँ पर चूंकि पॉपुलेशन एक हमारा पहला वेरिएबल है, जनसंख्या जिसको हमने वाई अक्ष पर रखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर है मांग की मात्रा जो कि एक्स अक्ष पर रहता है। जनसंख्या यहाँ पर हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइस मत समझिएगा, यहाँ पर चूंकि हमने लिख दिया है जनसंख्या को पी से डिनोट कर रहे हैं। देखिए जनसंख्या पहले अगर यहाँ पर है, ठीक है, इतने यानी कि ओ से लेकर के पी तक ये हमारा जो है पॉपुलेशन का लेवल है। उस वक्त देश में जो है ना मांग की मात्रा ओ से लेकर के क्यू तक हो रहा है, लेकिन जैसे ही देश के भीतर जनसंख्या कम हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगा, तो मांग भी क्या होगा, घट जाएगा। पहले मांग यहाँ पर था, अब मांग यहाँ पर हो रहा है, तो जनसंख्या कम हो गया। लेकिन इसके विपरीत भी आप ले सकते हैं, जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए कि जनसंख्या पहले ये था, उस वक्त मांग इतना हो रहा था, लेकिन जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगा देश के भीतर तो उस वस्तु की मांग भी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ने पर मांग बढ़ रहा है, जनसंख्या घटने के साथ मांग घट रहा है। तो आप कह लीजिए कि जनसंख्या और मांग की मात्रा में सीधा सीधा संबंध पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है जलवायु तथा मौसम, ठीक है। क्या आपको लगता है जलवायु और मौसम मांग को प्रभावित करेगा या नहीं? हाँ सर बिल्कुल करेगा। गर्मियों के दिन में कुछ स्पेसिफिक चीजों की डिमांड बढ़ती है, ऐसा ही होता है ठंड के मौसम में, ऐसा ही होता है बरसाती वाली मौसम में, ठीक है। यानी कि समय और मौसम या फिर जलवायु तथा मौसम जो है मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सामान्यतः अनुकूल समय में, ये अनुकूल समय का क्या मतलब है, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन है ना, गर्मी महसूस हो रही है ना, तो इस वक्त आप देखेंगे कि पंखे का डिमांड, एसी, कूलर, फ्रिज, इन सब चीजों का डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है। कोको कोला, पेप्सी, है ना, माजा, जो भी आप जानते हो, तो वो सब चीजों की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अनुकूल समय है उन चीजों के लिए। अभी चूंकि गर्मी का सीजन है और ये सब चीजें प्रयोग में लाई जा सकती है, तो यहां पर हम उसके लिए क्या कहेंगे, अनुकूल समय है। जब ठंड का मौसम आ जाएगा तो उस वक्त हम लोग क्या कहेंगे, स्वेटर, रजाई, मफलर, कम्बल, इन सब की मांग बढ़ जाएगी। तो उस वक्त हम कहेंगे कि ठंड के लिए ये जो हमने नाम लिया अभी, स्वेटर, मफलर, कम्बल, ये सब जो है चीजें डिमांड ज्यादा होने लगेगा, तो हम कहेंगे उसके लिए उस वक्त अनुकूल है। बरसात के मौसम में चूंकि छतरी वगैरह का, रेनकोट का, ये सब का डिमांड बढ़ जाएगा, तो बरसात के मौसम में इन चीजों के लिए अनुकूल माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि सामान्यतः अनुकूल समय में मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रतिकूल समय में मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रतिकूल समय का मतलब जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, आप स्वेटर की डिमांड नहीं करके क्या डिमांड करते हैं, एसी का, कूलर का, पंखा का, है ना, ये सब चीजों की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर समय अभी क्या हो गया है, स्वेटर पहनने के लायक है क्या, बिल्कुल भी नहीं, प्रतिकूल समय है। अभी गर्मी का मौसम में कौन स्वेटर पहनता है है ना। यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा गया है, कह रहे हैं कि जाड़े के दिनों में ऊनी कपड़े की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जाड़े के दिनों में उन्हें कपड़े का जो है ना प्रयोग करना अनुकूल लगता है। भैया सबको लगता है, जब ठंड आएगा ना तो कुछ नहीं देखेगा, है ना। अब यहां पर देखिए आगे बात करते हैं, प्रतिकूल समय, अनुकूल समय, यहां पर उदाहरण क्लियर करना है ना, ठीक है। देखिए जबकि गर्मी के दिनों में क्या होगा, गर्मी के दिनों में ऊनी कपड़े की मांग क्या होती है, घट जाती है। क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों में ऊनी कपड़ा कौन पहनता है भाई, ये तो बहुत ज्यादा गर्मी देगा, फिर और भी ज्यादा गर्मी तो यहां पर कह रहे हैं कि क्योंकि गर्मी के दिनों में ऊनी कपड़े का जो है ना हम लोग प्रयोग प्रतिकूल समझते हैं, है ना, वो मौसम के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम लोग उस समय उसकी मांग घटा देंगे। अब जब अनुकूल हो जाएगा तो हम लोग उसकी मांग ज्यादा करेंगे। अब यहां पर देख लीजिए छठा कारक कौन सा है। छठा कारक यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता का आदत, फैशन और रुचि। उपभोक्ता का हैबिट या फिर आदत जो है ना बहुत ज्यादा मांग को प्रभावित करता है। सोचिए जिस वस्तु को आप जो है ना एक आदत की तरह लगा चुके हैं कि ये वस्तु के बिना हम तो जी नहीं सकते, जब तक पिएंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं, ये वाली हालत हो चुकी है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, वस्तु की मांग ज्यादा करेंगे। कह रहे हैं कि उपभोक्ता को जिन वस्तुओं की आदत लग जाती है, जिसकी आदत लग चुकी है आपको,
उन वस्तुओं की मांग आप अधिक करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की आदत बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, उनकी मांग आप क्या करेंगे? कम करेंगे या फिर शून्य करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसे कि देखिए, कुछ लोगों को पान, प्रचार नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को पान, सिगरेट, गुटखा, शराब, ये सब कुछ नशीली वस्तुओं का जो है ना आदत पड़ जाता है, और उपभोक्ता उन वस्तुओं को ना मांग अधिक करता है। और ये चूंकि आदत की वस्तु है, जिन्हें इन वस्तुओं की आदत ना लगी हो, वो लोग क्या इसकी डिमांड करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही चीज कह रहे हैं कि इन वस्तुओं की अगर आदत ना लगी हुई हो तो उन वस्तुओं की मांग भी क्या होगी? कम होगी या फिर शून्य होगा, है ना, शून्य स्तर में चला जाता है। तो यहां पर ये आपको आदत वाला बात समझ आ गया कि अच्छा आदत लगता है तो ये होता है। अब देखिए फैशन, फैशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने के हिसाब से। फैशन जो है मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आप फैशन को समझ पाए कि सोसाइटी इस वक्त क्या ज्यादा चाह रहा है, किस रूप में चाह रहा है, अगर ये सब सारी चीजें आपने समझ लिया तो मान करके चलिए कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। यहां पर कहते हैं इसको हम लोग कि हमने उपभोक्ता के माइंड को रीड कर लिया है, हमने ये समझ लिया है कि कंज्यूमर असल में चाहता क्या है। ठीक है, तो यहां पर फैशन का मतलब है कि अभी समाज के अंदर कौन सी चीजें चलन में है। ठीक है, किसको लोग अभी इस वक्त ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन ट्रेंडिंग में है ना तो यहां पर देखिए कह रहे हैं कि फैशन भी मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जो वस्तुएं फैशन में होती है उन वस्तुओं की मांग अधिक होता है ना, उन वस्तुओं की मांग क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि वो फैशन में है, सब लोग उसकी डिमांड करेंगे, देखेंगे भाई फलाने ने पहना हुआ है, हमें भी वो चीज चाहिए। जैसे अभी कटा फटा जींस चला है ना, तो लोग सबको ही पसंद करने लगे धीरे धीरे करके, है ना। हमें तो अभी भी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन हाँ सोसाइटी में ज्यादातर लोग जिस चीज को पसंद करने लगते हैं वो फैशनेबल हो जाता है, यानी कि वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तथा जो वस्तुएं फैशन से उतर जाए उन वस्तुओं की मांग क्या होती है? घट जाती है या फिर कम हो जाती है, फिर उसको कोई पूछने तक नहीं लगता है ना। यहां पर चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ये देख लीजिए। हाँ, आपको दिलाते हैं बचपन की याद इस उदाहरण के माध्यम से। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, कह रहे कि एक जमाना था, समय की बात नहीं कर रहे, एक जमाना था जब लोग क्या करते थे, सादा टेलीविजन यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है इस्तेमाल करते थे घर में, क्योंकि उस वक्त वही जो है ट्रेंड में था, है ना। जिसके घर में टीवी नहीं होता था, है ना उसके घर की हालत अलग है, वो दूसरे के यहाँ पर देखने के लिए पहुंचते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जो है फैशन चल रहा था, तो उस जमाने के हिसाब से जो है ना सादा टेलीविजन की मांग ज्यादा हो रहा होगा, है ना। और हो रहा होगा, क्या हो रहा था, परंतु बाजार में रंगीन टीवी जैसे आ गया, है ना, तो रंगीन टीवी के आ जाने से टेलीविजन की मांग क्या हो गई? बहुत तेजी के साथ घट गई, है ना। मतलब कि फैशन से जैसे ही वो सादा टेलीविजन उतर गया, उसकी जगह पर रंगीन टीवी आ गया, तो लोग रंगीन टीवी की डिमांड करने लगे। अब वो भी जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग जो है अब क्या यूज करते हैं? एलईडी इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो कि पतला वाला पैनल होता है। अब यहाँ पर ऐसा ही है, जैसे हम लोग पहले जो है व्हाइट बोर्ड पर क्लास लेते थे, अब जो है डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस हो रही है। तो क्यों? क्योंकि ये जो है ना सोसाइटी की डिमांड है। क्योंकि जैसे ही हम लोग एक नई तकनीक ऐसा देखते हैं या फिर नई चीजें कुछ देखते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो सके, जो हमें पसंद की लगे, है ना, तो वो वस्तुएं तो हम अपनाना जरूर चाहेंगे। क्योंकि ह्यूमन का जो या फिर मानव का जो नेचर है या फिर स्वभाव है वो ऐसा ही है कि हम पहले के अपेक्षा ज्यादा बेहतर चाहते हैं, अपनी स्थिति को ज्यादा बेहतर अवस्था में चाहते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो फैशन में होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी और जो फैशन से उतर जाएगा उसकी मांग कम होगी। अब बात कर रहे हैं रुचि का, यानी कि टेस्ट का, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये उपभोक्ता का अपना व्यक्तिगत ख्याल है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कह रहे कि उपभोक्ता को जिन वस्तुओं के प्रति अधिक रुचि होती है उन वस्तुओं की मांग अधिक करता है। जो हमें ज्यादा पसंद है उस वस्तु की हम मांग करेंगे क्या? ज्यादा। उपभोक्ता को जिन वस्तुओं की रुचि बहुत कम है, बिल्कुल हमें नहीं पसंद, फ्री में भी देगा तो भी नहीं खाएंगे, ऐसी वाली हालत, तो उस वक्त उन वस्तुओं की मांग क्या होती है? कम होती है। समझ गए? जैसे कि अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सारे कंटेंट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हमें जो है पढ़ने का मन है ना, बेहतर अंक हासिल करने का मन है, तो आप इकोनॉमिक्स की अलग अलग राइटर की किताबें ज्यादा डिमांड करेंगे, है ना, कि फलाना राइटर की पढ़ लिया मैंने, अब वही किताब दूसरी जो है वो राइटर की पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी राइटर की पढ़ लेते हैं। तो ये ख्याल मन में आता ही है। लेकिन जिस वस्तु के प्रति या फिर जिस सब्जेक्ट मैटर के प्रति आपका रुचि है ही नहीं, उसकी डिमांड आप क्या करोगे? फ्री में भी आपको मिल जाएगा तो भी आपके लिए कामयाब नहीं हो पाता है। यहां पर देखिए
उदाहरण के लिए हमने ऐसा ही शामिल किया हुआ है हमारे क्लास में एक सोनू है ना, उनको क्या है ना बहुत अच्छा जो है अंक आता है इकोनॉमिक्स में जनरली, स्वाभाविक सी बात है, ये मैंने ओरिजिनल नाम ले लिया है अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि सोनू को जो है ना इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट लगता है, गहरी रुचि है, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ता है, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखता है, और इसलिए सोनू यहाँ पर क्या करता है, अलग अलग लेखक द्वारा जो किताब लिखा गया है अर्थशास्त्र का, उन किताबों की वो अधिक मांग करेगा। स्वाभाविक सी बात है, हमें पूछते रहता है सर कौन सी राइटर की किताब पढ़े, अब ये तो मैंने पढ़ लिया, फलाना मैंने पढ़ लिया, अब कौन सा, है ना। इसके विपरीत देखिए सोनू का एक कमजोरी भी है कि सोनू को रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में उतना मन नहीं लगता, केमिस्ट्री उसको बोरिंग सा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी रुचि चूंकि कम है ना, तो यहाँ सीधे तौर पर समझ लीजिए कि अगर रुचि ही घट गया है या फिर रुचि ही कम है तो उस वस्तु की या फिर उस विषय वस्तु की मांग वो कम करेगा, उस किताब की मांग वो कम करेगा। क्लियर हो गया होगा। यहां पर देख लीजिए रसायन किताबें की डिमांड क्या कर देगा, कम। आगे समझिए, यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आज के जमाने से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विज्ञापन या तो आप इसको कह लीजिए प्रचार प्रसार, थोड़ा सा रुकिएगा, क्रेश नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा धुंधला टाइप से दिख रहा है। चलिए ठीक है, चलेगा। यहां पर देखिए विज्ञापन अथवा प्रचार प्रसार, क्या लगता है आपको एडवर्टाइजमेंट या फिर जो विज्ञापन है वो मांग को प्रभावित करता है या नहीं? बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ पर विज्ञापन आज के जमाने में बहुत अलग अलग तरीका हो गया है। आप देखते हैं जैसे यूट्यूब खोलते हैं, अलग अलग कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं और गजब ही बेहतरीन तरीके से धाकड़ तैयारी शुरू हो रही है, फलाना फलाना, है ना। तो ये क्या है, विज्ञापन है अथवा आप इसे कह लीजिए कि प्रचार प्रसार है, जिसके माध्यम से वो अपनी वस्तुओं का या फिर सेवाओं की मांग को बढ़ाने का या फिर कह लीजिए सीधे तौर पर कि प्रभावित करने का तरीका है। तो उत्पादक अगर अपनी वस्तुओं की मांग बढ़ाने के लिए विज्ञापन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रचार प्रसार पर बहुत ज्यादा खर्च करेंगे और प्रचार प्रसार करके उपभोक्ताओं के बीच में ना रुचि पैदा करते हैं। सबसे पहले जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा कंज्यूमर के बीच में तब तक तो मांग करेगा नहीं। तो यहां पर देख लीजिए जिन वस्तुओं का अधिक प्रचार प्रसार होता है उन वस्तुओं की जानकारी ना उपभोक्ताओं के बीच में ज्यादा पहुंचेगा, जिससे कि उन वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ जाएगी। इसके विपरीत आप ये कह लीजिए कि जिन वस्तुओं का विज्ञापन या फिर प्रचार प्रसार बहुत कम होता है या फिर न के बराबर किया जाता है या फिर तरीके गलत होते हैं, प्रचार प्रसार करने के कई सारे तरीके गलत भी हो जाते हैं, है ना, तो उस वक्त उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के बीच में पहुंचेगा या फिर अगर जानकारी पहुंचेगा भी तो एक अलग तरीके से पहुंचा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, तो उस वक्त उस वस्तु की मांग नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि उस वक्त उसकी मांग कम हो जाती है। समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पर आते हैं, ये भी आपका आज के जमाने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लग रहा है, कभी कभी गांव में अफवाह उड़ा दिया जाता है, नमक का दाम बढ़ने वाला है, रातें रात खरीद लो, है ना, वो वाला यहां पर देख लीजिए। कह रहे हैं कि भविष्य में मूल्य परिवर्तन की प्रत्याशा, कई बार हम लोगों को लगता है कि फलाना वस्तु की अब मांग मूल्य जो है वो बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, खुद से अनुमान लगा रहे हैं या फिर जो देश की स्थिति है उसके हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं। हमें लगता है कि ये वस्तु बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी तो चलिए अभी ही मांग कर लेते हैं। तो यही चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि यदि यह आशा हो, देखिए आशा किसके हाथ में रहेगा भाई, गरीब के आंखों में आशा रहता है है ना, अमीर कोई आशा पर नहीं बैठा रहता है ना, गरीब की आंखों में आशा रहता है। तो आशा रख रहे हैं तो यहां पर समझिएगा कि कीमत जो है ना कम होने वाला सोच रहा है। तो यदि आशा हो जाए कि भविष्य में किसी वस्तु का मूल्य घटने वाला है और खास करके उन वस्तु जो वस्तु हमें डिमांड करना है और हमें लगे कि ये वस्तु कुछ दिन में बस सस्ता होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, तो लोग उस वस्तुओं की मांग क्या करते हैं, कम खरीदने लगते हैं। क्यों खरीदने लगते हैं, चूंकि उन्हें पता है कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है ना, कहते हैं ना कुछ दिनों की बात है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए मूल्य घटने वाला कुछ ही दिनों में, तो हम ये सोच करके बैठे हुए या फिर समझ करके बैठे हुए कि बस एक दो दिन धैर्य रख लेते हैं, ये वस्तु हमें थोड़ी और भी सस्ते में मिल जाने वाली है, तो हम उस वस्तु की मांग अभी कम कर देते हैं, जिससे कि उस वस्तु की मांग पूरी तरह घट जाती है। दूसरी और आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें आशंका हो जाए, हमें इस बात का डर हो जाए कि नहीं
इस वस्तु का कीमत तो और भी ज्यादा भी बढ़ने वाला है, फलानी सरकार आ रही है, ये तो छोड़ेगी नहीं हमें जड़ से। तो ऐसी अगर आशंका आपको हो तो इस वक्त समझ लीजिए कि भविष्य में किसी वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है। ये हम आशंका कर रहे हैं ना, आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इस वस्तु का दाम और भी महंगा हो जाएगा, और भी ज्यादा कीमत हो जाएगा, तो लोग उसे जो है ना कम मात्रा में, बल्कि सॉरी उस वस्तु को जो है ना अधिक मात्रा में खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि दाम बढ़ने वाला है, एक दो दिन बाद बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं या फिर ज्यादा करने लगते हैं। अब देखिए यहां पर आविष्कार, आविष्कार को ध्यान से समझिए, वैज्ञानिक तथ्य हमने यहां पर शामिल किए हुए। आविष्कार यानी कि इनोवेशन, नई नई चीजों का खोज और आविष्कार, ये भी मांग को बहुत ज्यादा जो है प्रभावित करता है। सोचिए ना, नए आविष्कारों होने के कारण क्या होता है, नई नई वस्तुएं हमें बाजार में देखने को मिलता है। जैसे ही नई नई वस्तुएं बाजार में आती है तो उन वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ताओं के बीच में पहुंचता है कि अच्छा ये वस्तु है, इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, ये हमारे जीवन में ऐसे उपयोगी है, तो उस वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कह रहे कि एक जमाना था जब एंड्रॉयड फोन के बारे में कोई जानता तक नहीं था, है ना, कि एंड्रॉयड फोन का नाम कोई चीज भी होता है। टेलीफोन बहुत वाला इंसान जो है ना क्या जानेंगे इसके बारे में, है ना, हम लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी पहले। लेकिन जब ये आया है ना, यानी कि इसके जमाने के बारे में हम लोग जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, कौन सी सेटिंग है, कौन सा फीचर्स है, सब कुछ पता है। तो ये जो है अब क्या होने लगा, पहले के अपेक्षा डिमांड बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि हम लोगों को इसकी जानकारी हो गई है कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, कौन कौन से इसमें फीचर्स हैं, है ना, और किस तरह के जो है इसमें एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, ये सब सारा। अब देखिए यहाँ पर एक हमने और भी यहाँ पर शामिल कर लिया है। अच्छा, आविष्कार में आप इसका भी तो ले सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम अभी खुद कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड, है ना। इसके बारे में कौन जानता था भाई, हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ने वाले इंसान, फिर व्हाइट बोर्ड में पढ़े, और अब जो है डिजिटल पैनल पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना धीरे धीरे जैसे जैसे चीजों का आविष्कार होते चला जाता है। और आविष्कार होता क्यों है, हम लोग कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पहले आवश्यकता है, हम लोगों को ये कमी खलता है कि नहीं भैया व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन पर उसी चीज को अगर हम डिजिटल बोर्ड पर काम करते हैं तो समय कम लगता है, और इससे हमारा जो है ना दो चीज बचत होता है। एक तो हमारा समय, सबसे पहली चीज, दूसरी जो इतने लंबे समय से हम लोग व्हाइट बोर्ड पर या डिजिटल बोर्ड पर क्लास करते हैं तो हमारा खुद का एनर्जी भी तो जा रहा होता है। तो ये सब सारी चीजें बचत हो जाती है, एनर्जी का भी बचत है, और प्लस में क्या आपका यहाँ पर कह लीजिए कि समय का भी बचत है। यहाँ पर देखिए सबसे आखिरी पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, 10वां कारक कौन सा है जो मांग को प्रभावित कर सकता है, तो यह है सरकार की करारोपण नीति, यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत ही कम किताबों में आपको उल्लेख मिलेगा, थोड़ी सी धैर्य रखिएगा, डिटेल में समझा देंगे। करारोपण नीति जो है ना, सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है कि किस तरीके से सरकार इस बार कर ज्यादा लगा रही है या फिर कम लगा रही है, तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि ये मांग को प्रभावित कर सकती है ना, क्योंकि सरकार अगर ये तय कर ले कि हम फलानी वस्तु पर मांग को इसकी कीमत को और भी ज्यादा जो है ना बढ़ा सकते हैं टैक्स लगा करके। देखिए सामान्यतः जब सरकार कर की दर को क्या करती है, बढ़ा देती है, टैक्स का रेट ज्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो लोग ना वस्तुओं की मांग कम कर देते हैं। क्यों भैया, देखिए जैसे मान करके चलिए कि कोई वस्तु 10 रुपए की है, उस पर पहले टैक्स लगता था 1 रुपए, वो कुल जो है ना वस्तु कितने रुपए का हो गया, 11 रुपए का। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि नहीं, अब 10 रुपए की वस्तु पर हम 2 रुपए टैक्स लेने वाले हैं, 3 रुपए टैक्स लेने वाले हैं। अब क्या होगा, वही वस्तु जो पहले 11 रुपए में मिल रहा था अब मार्केट में आपको जो है ना 12 रुपए में मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी इस कर को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं सामान्य रूप से जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका जिक्र किसी अगली वीडियो में होगा ही डिटेल में। बट यहाँ पर टैक्स को डिटेल में नहीं समझना है, सिर्फ ये समझना है कि मांग को कैसे ये प्रभावित करता है ना, टैक्स कैसे जो है मांग को प्रभावित करता है। कह रहे हैं कि इसके विपरीत जब सरकार कर की दर कम कर देती है, टैक्स का रेट जब सरकार घटा देगी तो लोग जो है ना क्या करते हैं, वस्तुओं की मांग अधिक करना शुरू करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरीके से यहाँ पर प्रोत्साहित कर देती है कि जाइए दबा करके डिमांड करिए। लेकिन सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है ये कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है करारोपण नीति, ये डिपेंड करता है कि हमारे देश की एक्चुअल या फिर अभी हकीकत स्थिति क्या है। इससे पता चल जाता है कि अभी टैक्स का रेट बढ़ाने से ठीक होगा या घटाने से। क्योंकि देखिए सरकार किसी को परेशान करने के लिए नहीं आई है। इकोनॉमिक्स के अनुसार ये जो भ्रष्ट सरकारें होती है उसकी हम यहाँ पर जिक्र नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग ऐसे सरकारों का जिक्र करते हैं जो सरकार समाज का भला या फिर देश का भला चाहती है, इसी को बताया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट।
अब यहाँ पर सरकार का एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर करना, सोसाइटी को जो है ना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंचाना। और इसके लिए सरकार पूरा ये ख्याल रखती है कि किस वक्त हमें टैक्स का रेट बढ़ाना है, किस वक्त हमें कर की दर या फिर टैक्स का रेट घटाना है। सारी चीजों की जानकारी आप ले चुके हैं। और अब हम लोग जो है वो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से अगले कंटेंट के साथ। फिर से आपको हम जाते जाते कह रहे हैं, चैनल के साथ बने रहिए और जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बताइए इस चैनल के बारे में, जिसका नाम है जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल। सबको बताइए। और इसका अपना जो है टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज तक इतना ही। जय हिंद।